Hello everyone, this is Dr. Hridesh Rajput and we are talking about NEP. Okay, कि क्या है NEP? NEP का फुल फॉर्म एज यू नो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, राइट? तो इंडिया में बहुत टाइम बाद, लगभग 34 ईयर के बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। मतलब एजुकेशन के पैटर्न में चेंजेस लाए गए हैं, राइट? तो आप लोगों ने देखा होगा कि चेंजेस क्या है। तो चेंजेस हैं जैसे कि 10+2 लाइक 12 होता था, तो अब वो हो जाएगा 5+3+3+4। लाइक क्या इसका क्या मतलब हो गया कि 5 का मतलब है 3 to 6, ओके, मतलब प्री स्कूल। इसमें आ जाएंगे प्री स्कूल और 1 से 2 तक के बच्चे, जिनको बोलते हैं 5, मतलब देन उसके बाद आता है +3। 3 में आएगा 8 to 11 ईयर। जो एज होती है, एज ग्रुप होते हैं, वो 8 to 11 के एज ग्रुप के होंगे। उसमें क्लासेस इंक्लूड होंगी 3 to 5। उसके बाद +3 फोर्थ थर्ड नंबर, उसमें 11 से 14 साल तक के बच्चे इंक्लूड होंगे और वो होगा 6 to 8 क्लास का। एंड 4 में हो जाएगा आपका 9 to 12 क्लास तक के बच्चों का इंक्लूजन, राइट? तो ये है आपका, पहले 10+2 होता था, लेकिन अब होगा 5+3+3+4। मीन्स प्री स्कूल में और फर्स्ट और सेकंड क्लास में क्या होगा कि लोकल लैंग्वेज सिखाई जाएगी, लोकल के बारे में बताया जाएगा, जहां से बच्चा बिलोंग करता है। उसके बाद एडवांस में जाया जाएगा, एकदम से एडवांस में नहीं जाया जाएगा। ये बहुत सारे इंप्लीमेंट हुए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। तो हम ये छोटी छोटी पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे मैंने आज ये लेक्चर इसलिए बनाया है कि बहुत से ऐसे यूजी और पीजी के स्टूडेंट हैं जिनको एनईपी पता ही नहीं है। मीन्स आपके कोर्स में कैसे इंप्लीमेंट होगा एनईपी, आप कैसे अपने सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, राइट? ये है एनईपी। तो आज हम बात करेंगे यूजी की, और इसके बाद में एक नया लेक्चर बनाऊंगी जिसमें कि हम पीजी की बात करेंगे कि वो कैसे सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं, राइट? तो अभी हम सिर्फ यूजी की बात करेंगे, क्योंकि यूजी में ही बहुत सारा एक्सप्लेन करने के लिए, तो मैं दोनों इंक्लूड नहीं बना सकती हूँ। तो हम अब इजी के यूजी में, चाहे वो बीएससी का बच्चा हो चाहे बीटेक का बच्चा हो, सारी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो सेम चलेगी। लाइक अगर बीएससी का बच्चा है तो सब्जेक्ट्स होंगे, लेकिन उसमें ऑप्शनल भी होंगे कि बच्चा दूसरे सब्जेक्ट भी ले सकता है, और करिकुलर भी उसमें इंक्लूड होंगे, एंड एबिलिटी एनहेंसमेंट भी इंक्लूड होगा, एंड जो कम्युनिटी स्किल्स होती हैं वो भी इंक्लूड होंगे इसमें। तो बहुत सारी चीजें इंक्लूड होंगे। तो सबसे पहले मैं शॉर्ट में जल्दी बता देती हूँ कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, देन हम यूजी के बारे में बात करेंगे। मैं ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाना चाहती, इसलिए मैं जल्दी जल्दी सारी चीजें बताऊंगी। सबसे पहले फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी वो आई थी 1986 में। किसके थ्रू? इंदिरा गांधी ने सबसे पहले लॉन्च किया था एजुकेशन पॉलिसी को। फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी 1968 में आई थी इंदिरा गांधी के थ्रू, और सेकेंड एनईपी आया था 1986 में बाय राजीव गांधी। उन्हें इंप्लीमेंट किए थे, कुछ चेंजेस किए थे उसमें। इसके बाद 1992 में इसमें मॉडिफिकेशन किए गए। किसने किए? इन्हें किए पीबी नरसिम्हा राव ने। ओके, उसके बाद जब उनने पीबी नरसिम्हा राव ने किया था, उसके 34 साल बाद इसमें इम्प्लीमेंटेशन हुई। ऐसा नहीं है कि पहले कमेटी नहीं बनी है। 34 जब नरसिम्हा राव ने एजुकेशन पॉलिसी निकाली, उसमें काफी उसके बाद काफी बार प्रपोजल दिया गया, कमेटी भी बनाएंगे, बट सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन 34 साल के बाद आज ये सक्सेसफुल हुआ है एनईपी, जिसमें कि मॉडिफिकेशन भी हो गए हैं और उसको फॉलो अप भी किया जा रहा है। जहां मैं पढ़ाती हूँ, हमने भी अपने बच्चों को फॉलो कराया है। सारी एनईपी चल रही हैं अभी। बहुत काफी टाइम लगेगा उसके फ्रेम में आने में, लेकिन स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि जब पहले भी एनईपी चेंज हुई है तो टाइम लगा है, राइट? ऐसे अभी भी टाइम लगेगा, लेकिन हम स्टार्ट कर चुके हैं कि एनईपी के फ्रेम में आने के लिए। कुछ कुछ हम टीचर्स को भी प्रॉब्लम होता है सिलेक्ट करने में, न्यू कोर्स को अडॉप्ट करने में, और बच्चों को प्रॉब्लम होता है, लेकिन धीरे धीरे उस फ्रेम में आते जा रहे हैं। ओके, इसके बाद 1914 में बीजेपी बीजेपी में जब स्मृति ईरानी एचआरडी मिनिस्टर थी 2015 में, राइट? 2015 में 2015 में स्मृति ईरानी ने एचआरडी मिनिस्टर थी, तो उन्हें एक कमेटी बनाई थी जो कि उसमें मेन मोटिव क्या था। उन्होंने 2016 में एक रिपोर्ट सबमिट की थी 7 मई को, जिसमें कि उन्हें मेन ऑब्जेक्टिव था टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ एजुकेशन,
एंड एड्रेसिंग द गैप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। ये 3 मेन मोटिव, मेन ऑब्जेक्टिव थे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एक कमेटी बनाई गई, किसके गाइडेंस में बनाई गई? TSR सुब्रमण्यम के मिनिस्ट्री में बनाई गई थी ये कमेटी, बट इसका कुछ नहीं हुआ और ये ऐसे ही वेस्ट चली गई। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि देन डॉक्टर कस्तूरी रंगम जो चेयरमैनशिप थे, उनने एक नई कमेटी बनाई और ये ड्राफ्ट सबमिट किया गया NEP 2019, ओके, जिसको फाइनली पास किया गया NEP 2020 के नाम से। अभी 2019 में एक ड्राफ्ट बनाया गया इनके थ्रू और चेयरपर्सन की मेंबरशिप में उन्हें एक कमेटी बनाई गई और उसको NEP 2020 के नाम पर उसका प्रपोजल पास किया गया। इसमें 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रखे गए। क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रखे गए थे? पहला था HRD का नाम चेंज करके, जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट था उसको चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रखा गया, राइट। और GDP इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन टू इंक्रीज फ्रॉम 1.6 to 6%। जो GDP इन्वेस्टमेंट है एजुकेशन में 1.6% था, उसको इंक्रीज करके 6% किया गया, ओके। और फोकसिंग on gross enrollment ratio, it will be increased to 5%, okay। जो ग्रॉस एनरोलमेंट है उसको इंक्रीज किया गया 5% तक, जो कि इंक्रीज कर दिया जाएगा 2025 में, ओके। तो ये बेसिक आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी की कमेटियां हैं कि कहाँ से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है हमारी, राइट। अब हम इसके बारे में, हमारा काफी हो गया, अब हम बात करते हैं कि यूजी में सारे इंक्लूड होंगे, चाहे तो वो BSc का बच्चा हो चाहे BTech का बच्चा हो, राइट। कि वो कैसे कैसे NEP को समझ सकता है, राइट। क्योंकि मुझे लगता है कि अभी बहुत लोगों को ये समझ ही नहीं आता है कि NEP में क्या क्या है, ओके। देखिए, NEP में अब BSc 3 ईयर या BSc 4 ईयर मायने नहीं रखेगा, क्योंकि BSc आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। पहले क्या होता था कि अगर बच्चा 1 साल BSc कर लिया और ड्रॉप करना चाहता है किसी भी वजह से, फाइनेंशियल या कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो उसको कोई फायदा नहीं होता था, उसको ना ही कोई सर्टिफिकेट या कुछ भी नहीं दिया जाता। लेकिन अब NEP में ये इंक्लूड किया गया कि अगर बच्चा किसी प्रॉब्लम की वजह से 1 साल में अगर अपनी डिग्री ड्रॉप करता है, तो उसको 1 ईयर का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ओके, जो कि 1 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट होता है, राइट। तो उसका पैसा और उसका टाइम वेस्ट नहीं होगा, एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट वो ले सकता है। अगर बच्चा 2 साल में छोड़ के जाता है तो उसको 2 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाता है, दिया जाएगा, ओके। एंड अगर बच्चा 3 साल में करता है तो उसको BSc दी जाएगी, ओके, BSc की डिग्री मिलेगी। लेकिन अगर बच्चा 4 साल में वही डिग्री करता है तो BSc इन रिसर्च, ओके, जो कि ऑनर की डिग्री कहलाती है, ऑनर डिग्री विद रिसर्च। तो उसके चारों साल सेफ रहेंगे, राइट। कोई भी ईयर में वो वेस्ट नहीं होगा, उसका ना पैसा ना टाइम। अब बात ये आती है कि उसको कैसे डिवाइड किया गया है। तो ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हमने ये डिवाइडेशन किया गया है। ये देखिए, काफी डिवाइडेशन किए गए हैं। ये मैं एक तरीके से एक एग्जाम्पल लिया गया है कि ऐसे हम सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं। जैसे कि आपके जो टोटल क्रेडिट है पर सेमेस्टर में 22 क्रेडिट होने चाहिए। इनका डिवाइडेशन कैसे किया गया है? देखिए, एक तो डिसिप्लिन कोर होगा कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक कोर्स होंगे आपके, राइट। डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स DSC, राइट। डिसिप्लिन स्पेशलाइज्ड कोर्सेज आते हैं, ओके, जिनको हम DSE की कैटेगरी में रखते हैं, ओके। तो ये सारे आप लोगों को इस तरीके से आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो कोर्सेज होते हैं वो आपको चूज करने होंगे, कंपलसरी होंगे, राइट। लेकिन जो आपको जेनरिक
इलेक्ट्रिक कोर्स होते हैं, इलेक्टिव कोर्सेज होते हैं, वो आप दूसरे डिपार्टमेंट से आपको अडॉप्ट करना होगा। ये यहाँ पे पॉलिसी है कि फर्स्ट सेमेस्टर में कंपलसरी होगा एक एक आपका सब्जेक्ट दूसरे डिपार्टमेंट का होना चाहिए, राइट। सेकेंड सेमेस्टर में भी कंपलसरी होगा, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ में भी कंपलसरी होगा। उसके बाद स्पेशलाइजेशन आ जाता है, इसलिए थर्ड ईयर लाइक फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, सेवन और एट सेमेस्टर में कंपलसरी नहीं होंगे। अदर सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ने होंगे, आपको अपने कोर सब्जेक्ट में ही स्पेशलाइजेशन करना होगा। ओके। सो इसमें और भी बहुत सारे सेक्शन दिए गए हैं, जैसे कि जनरल इलेक्टिव हो गया, इसके बारे में आप लोगों को बता चुके। इलेक्टिव का मतलब दूसरे डिपार्टमेंट का स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है, वो पढ़ना होगा आपको। एंड एबिलिटी एनहांसमेंट, एबिलिटी एनहांसमेंट में भी 3 सेक्शन दिए गए हैं। एबिलिटी एनहांसमेंट का मतलब होता है आपका सेल्फ डेवलपमेंट, मतलब आप सिर्फ पढ़ाई पे फोकस ना करो और भी सारी चीजों पे फोकस करो। उसके लिए एबिलिटी एनहांसमेंट में भी आपके चॉइस बेस्ड रखे गए हैं कि आप इनमें से कोई भी सब्जेक्ट, जैसे कि हमने पीछे नीचे लिस्ट बनाई हुई है, आप देख सकते हैं कि एबिलिटी एनहांसमेंट में AECC क्या है, राइट। तो ये है एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्सेज। ओके। तो देखिए एबिलिटी एनहांसमेंट में आपको एक सब्जेक्ट, एक सेमेस्टर में आपको एक सब्जेक्ट लेना होगा जिसका 2 क्रेडिट होंगे। ये 2 का मतलब है 2 क्रेडिट। ओके। सेकेंड सेमेस्टर में भी आपको एक लेना होगा। वहां जरूर देखिए, मैं जो आपको बता रही हूँ वो सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि ये सब्जेक्ट इंक्लूड होंगे, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट इंक्लूड होंगे। ये सिर्फ एक ड्राफ्ट है कि इसमें अदर सब्जेक्ट लाइक लैंग्वेज हो गई, डिफरेंट तरफ संस्कृत भी हो जाती है, स्टेट्स हो जाएंगे, इंग्लिश हो जाएगी, कोई भी लैंग्वेज रिलेटेड, मतलब आपके स्किल को बढ़ाने के लिए ये सारे किए जाएंगे। ओके। तो उसके बाद आता है SEC। SEC का मतलब हो गया कि स्किल एनहांसमेंट कोर्स। SEC स्किल का मतलब हो गया बेसिक सॉफ्ट स्किल्स, या कोई कैंपस रिक्रूटमेंट, नैक, एनी वो होता है, NCC वगैरह, वो भी बेसिक इसमें वैल्यू एडेड कोर्सेज में आ जाएंगे। बेसिक एनहांसमेंट में इंस्ट्रूमेंटेशन, राइट, कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा, ट्रेनिंग, एप्टीट्यूड लैंग्वेजेस, ये हमने एक एग्जाम्पल टाइप लिया गया है। इसमें और भी बहुत सारे ऐड हो जाएंगे आगे जाके। ओके। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ये भी होता है, ठीक। फिर उसके बाद आता है आपका स्पेसिफिक, देन VAC वैल्यू एडेड कोर्सेज, वो भी NCC, NSS हेल्थ वेलनेस, राइट। और कुछ भी, मतलब ये इतने सारे, इंडिया इन 21st सेंचुरी में क्या होगा, इंडिया का क्या है, तो वो मूक के बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ गए। मूक गवर्नमेंट की एक अलग से कोर्सेज चलते हैं UGC की तरफ से। तो आपको ये एक ड्राफ्ट है कि आपको इनको लेना ही लेना है। जैसे कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर अगर चलेगा तो आपको 3 तो कोर्स सब्जेक्ट लेने, उसके बाद जनरल इलेक्टिव लेना होगा जो कि 4 क्रेडिट का होगा। उसके बाद आपको एबिलिटी एनहांसमेंट के ये तीनों सेक्शन के कंपलसरी है, तीनों में से एक नहीं, तीनों सेक्शन के कंपलसरी आपको ये तीनों लेने होंगे। ओके। ये जोड़ के आपका 22 क्रेडिट हो जाएगा। एक सेमेस्टर की बात है। सेकेंड सेमेस्टर भी सेम रहेगा आपका, थर्ड सेमेस्टर में भी आपका सेम रहेगा, एंड फोर्थ सेमेस्टर भी सेम रहेगा। 2 साल क्या होता है, लर्निंग फेज होती है, इसलिए ये सारी चीजें आपको सेम रहेंगी। और बच्चा अगर ऐसा भी आगे जाके ऐसा भी होगा कि जो यूनिवर्सिटी में ये सारे ऑप्शन चल रहे हैं, सारे कोर्सेज, ओके, अगर आपको उस यूनिवर्सिटी में ये कोर्सेज समझ नहीं आ रहे हैं तो इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटी है वहां पर कहीं पर भी अगर आपके कोई भी सब्जेक्ट चल रहे हैं तो आप उधर ऑनलाइन पढ़ सकते हो। ये NEP में ऐड किया गया है, धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होगा। आप उसको किसी भी टीचर से, अगर आपको किसी टीचर का कोई कोर्स सब्जेक्ट नहीं समझ में आता है और दूसरे कॉलेज में या दूसरी यूनिवर्सिटी में वो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, तो आप वहां से वो सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। ये भी आपके पास ऑप्शन होगा आगे जाके, अभी नहीं। ओके। देन आपका आता है DSE। ये होता है डिसिप्लिन स्पेसिफिक एनहांसमेंट। इसका मतलब होता है कि आपका जो सब्जेक्ट है, डिसिप्लिन कोर है, उसमें स्पेशलाइजेशन, लाइक मेरा स्पेशलाइजेशन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का है। ओके। लेकिन मैं पूरा पूरा फूड टेक पढ़ा है। ओके। तो यहाँ पे पूरा फूड टेक पढ़ाया जाएगा फोर्थ सेमेस्टर में, बट एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा जिसमें आपको, मतलब स्पेशलाइज में काफी स्पेशलाइज्ड होंगे, उसमें से आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, वो स्पेशलाइज सब्जेक्ट होगा। ओके। और एक स्किल डेवलपमेंट का सब्जेक्ट हो जाएगा, और प्रोजेक्ट हो जाएगा। प्रोजेक्ट देखिए आप, प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप और कम्युनिटी
कुछ भी आप ले सकते हो, 22 क्रेडिट आपको कंप्लीट करने हैं। ऐसे ही आपके फोर्थ के बाद फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में हो जाएगा। सेवेंथ और एट्थ सेमेस्टर में हम ये माना जाता है एनईपी के हिसाब से कि बच्चा अब रिसर्च बेस्ड हो गया है, तभी वो आगे जा रहा है, राइट। ग्रेजुएशन में बच्चे को अब रिसर्च पे फोकस करना है, इसलिए ये सारे सब्जेक्ट हटा के सिर्फ रिसर्च बेस में आ जाते हैं। इसलिए अगर फोर्थ ईयर में बच्चा जाता है तो उसको ऑनर डिग्री विद रिसर्च की मिलती है। समझ में आई बात। और उसमें सबसे ज्यादा क्रेडिट होते हैं प्रोजेक्ट के। यहाँ पे 2 सब्जेक्ट कोर होंगे, एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट होगा, और 8 क्रेडिट का आपका एक प्रोजेक्ट वर्क होगा, वो भी आपको करना होगा। टोटल क्रेडिट शुड बी 22। ये सारा पैटर्न है यूजी के लिए, ओके ना। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पीजी का मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, एक अलग से लेक्चर बनाऊंगी, पूरा एक्सप्लेन करके, ओके, कि आप कैसे सब्जेक्ट ले सकते हो। और ये भी है कि अगर किसी डिपार्टमेंट में एक और ग्राफिंग हो रही है कि सारे हर जगह कोड, जो हम कोड लेते हैं, अगर वो किसी कॉलेज में भी चल रहा है और सेम यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है तो उसका कोड भी सेम होना चाहिए। लाइक स्टैट्स है या मैथ्स है, मैथ की बात कर लेते हैं। मैथमेटिक्स यूनिवर्सिटी में भी चलता है, हर जगह हर कॉलेज में भी चलता है। तो उस मैथमेटिक्स में अगर स्टैटिक्स की बात करते हैं तो स्टैटिक्स का जो कोड होगा, सब्जेक्ट कोड होगा, वो हर यूनिवर्सिटी और हर कॉलेज में, जो कॉलेज उस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, वो कोड सेम होगा। इससे बच्चे को कंफ्यूजन नहीं होगा, एकदम क्लियर रहेगा कि कौन सा हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। वो यूनिवर्सिटी के टीचर से भी पढ़ सकता है आगे फ्यूचर में, अभी की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी तो हम खुद ही यूज टू होंगे, और वो कॉलेज में भी पढ़ सकता है अगर कोड सेम रहेगा तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि इम्प्रूव होंगी। बच्चा फोकस्ड होगा, आप लोग अच्छे से उसको समझ पाओगे कि हमें क्या आखिर करना है, कौन सा सब्जेक्ट आखिर पढ़ना है। अगर आप सोशलाइज में अच्छा अपने आप को देखोगे तो आप उधर मूव कर जाओगे, ओके। तो उसमें इसलिए ये सर्टिफिकेशन का रखा गया है कि अगर बच्चा उस डिग्री में है और 1 साल करने के बाद वो कहता है नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा आगे, तो वो एटलीस्ट उसको सर्टिफिकेट कोर्स मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा 1 साल का, और वो आगे किसी और में जा सकता है, ओके। तो अभी हम यहाँ से ये लेक्चर खत्म करते हैं, क्योंकि मैं ज्यादा लॉन्ग लेक्चर नहीं बनाना चाहती हूँ। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं, ओके। थैंक यू।